ये कन्फ्लिक्ट का संकेत दे रहा है। इंडिया जो है झगड़े को ऊपर उठाना चाहती है, झगड़े को नीचे गिराना नहीं चाहती। और ये सब जो मुद्दे हैं, कारगिल तो हो गया, वो तो 1999 में हो गया था, 98-99 की बात थी। आज कारगिल को हुए भी 20-25 साल हो गए, 20-22 साल हो गए। तो अब इसमें जो है उसी मुद्दे को फिर से उठा के लाना, तो इसका तो सिर्फ इलेक्शन ही इलेक्टोरल गेन है ना, और तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। इंडिया तो पाकिस्तान को अटैक करेगी नहीं, तो ये किस लिए इन्होंने ये भाषण दिया था? वो सिर्फ अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये बताने के लिए कि हम जो है मतलब ऐसा कर सकते हैं। उधर से रिएक्शन भी आ गया। और अब अमेरिका चलते हैं हम लोग, तो अमेरिका में एक बहुत बड़ा मतलब एक ग्रुप है या एक लॉबी ग्रुप है जो कि ये कह रहा है कि अफगानिस्तान के लिथियम को अमेरिका एक्सप्लॉइट करे, ना कि कोई और एक्सप्लॉइट करे। उसके लिए उन्होंने एक वहाँ पे एक मनसूबाबंदी बन रही है कि 2001 में जो 9/11 की वजह से अलकायदा और तरह तरह के लोगों की वजह से उन्होंने इन्वेट किया था अफगानिस्तान को, कि हम अफगानिस्तान को वॉर और टेररिज्म कर रहे हैं, और वॉर और टेररिज्म की वजह से अमेरिका फिजिकली गया था। अब वहाँ अमेरिका में एक मनसूबा बन रही है कि टू सेव द प्लैनेट, इसके लिए अब इस प्रिटेक्स्ट पे हम जो है अफगानिस्तान को इन्वेट करें और वहाँ जहाँ वो डेरा, वो छप्पा डेरा है, वहाँ जाके बैठ जाए और उसको एक्सप्लॉइट करें उनके लिथियम को। क्योंकि अब अमेरिका के पास दूसरा कोई चारा नहीं है कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को वो रिकॉग्नाइज करे और उनकी फंड को जो है वो रिलीज करे। जब ये दोनों शर्तें वो मान लेगा तो तालिबान फिर क्लोज हो जाएगा अमेरिका से। कि दोहा में जो बातें हुई हैं, तो अमेरिका ने तो तालिबान को बैठाया है, चाइना ने तो नहीं बैठाया। तो अमेरिका की और तालिबान की तो पहले से अंडरस्टैंडिंग, उसी अंडरस्टैंडिंग को वो कंटिन्यू करेंगे। चाइना तो बाद में इसलिए आ रहा है कि उनको पैसे की जरूरत है अफगानिस्तान की, और उनके सारे जो स्रोत रहे पैसे के वो वेस्टर्न ममालिक में है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चेन्नई में रहते हैं, लेकिन इस वक्त वो बिहार में अपने वतन में हैं, शेखपुरा के माना गांव में। वो किसान के तौर पर भी काम करते हैं, किसान के तौर पर अपनी जमीनों पर, अपनी प्रॉपर्टीज पर नजर रखते हैं। साल में कम से कम 2-3 बार वो जरूर जाते हैं। ये बहुत ही अहम बात है, बहुत ही दिलचस्प बात है कि शहर में माइग्रेट करने के बाद अपने गांव की प्रॉपर्टीज, गांव के सारे कनेक्शंस उसी तरह से बाकी रखना, इतनी दूरी पर जाने के बाद। चेन्नई में और बिहार में यानी पटना में काफी दूरी है, लेकिन बहरहाल वो उसको मैनेज करते हैं। आज सैयद अली मुश्तबा साहब के साथ जो हम बात करेंगे वो बहुत ही अहम है। वो इसलिए कि भारत के रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के सिलसिले में कोई एक अहम बयान दिया है। पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन आया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शायद कोई या तो कुछ होने वाला है या कुछ सियासी वजह है। ये हम समझेंगे सैयद अली मुश्तबा साहब से। इसके अलावा अफगानिस्तान से एक खबर है जो अब से पहले छन छन कर कई तरीके से खबरें आती रही हैं, जिसमें लिथियम एक बहुत ही अहम मेटल है जो अफगानिस्तान में मौजूद है। उस पर अब से पहले ये कहा जाता था कि अमेरिका वहां पर है, वही चाहता है उस पर कब्जा करना। उसकी ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है, उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज पर भी नजर है। अब चूंकि अमेरिकी फौजें वहां पर नहीं है, चीन का तालिबान से ताल्लुक बहुत बेहतर है, और ऐसे बयानात आए थे तालिबान की तरफ से कि चीन हमारा सबसे अहम बिजनेस पार्टनर होगा। अब अमेरिका में खलबली है इस बात पर कि आखिर चीन इस पर कब्जा कैसे कर लेगा, चीन कैसे हासिल कर लेगा, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा एक चीन, इंडिया और नेपाल से मुताल्लिक भी एक बहुत ही अहम खबर है। जो फौजियों को भर्ती किया जाता था, पिछले दिनों कुछ ऐसी खबरें आई थी कि जो भारत सरकार ने अग्निवीर वाली स्कीम शुरू की है 4 साल की भर्ती की, तो उसमें नेपाल के लोगों को ऐतराज था। बीच में एक खबर आई थी कि नेपाल के कुछ जो
फौजी बनना चाहते हैं वो शायद रूस जाकर के वैगनर में शामिल होने वाले हैं, जो पिछले दिनों रूस में एक तरह से म्यूटिनी जिसे कहा जाता है उसमें शामिल थे। अब क्या कुछ है उस पर खबर देखेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप खास तौर पर इस प्रोग्राम के लिए तैयारी करते हैं, आप जहां भी होते हैं, चेन्नई में हो या गांव में हो, आप वक्त निकालते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या कुछ है, ये नई खबर क्या कुछ है, क्या है इसमें? वो जो एक किसी का शेर है शायद कि शायद इलेक्शन आने वाले हैं, वो क्या कुछ है? आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया काजमी साहब, और मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है वो कारगिल दिवस की बात कर रहे हैं, और 2 दिन पहले जो है वो कारगिल दिवस का एनिवर्सरी था, और उसमें हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो राजनाथ सिंह ने बोलते बोलते अपने मतलब हमारे जो इंडियन आर्मी है उसकी सराहना करते करते उन्होंने कह दिया कि हम लोग जो है अगर मौका ऐसा आएगा तो हम लोग एलओसी को भी क्रॉस करेंगे, और एलओसी क्रॉस करने के बाद हम पाकिस्तान पे जो है वो अटैक कर देंगे और हमला कर देंगे। और वो सारी बातें उन्होंने कह दी उस पूरे पूरे भाषण में। और उस भाषण का यही एक मकसद था कि वो जो है इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो वो कंसेंसस की बात नहीं कर रहे थे, वो कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे कि हम जब चाहेंगे पाकिस्तान को हम इन्वेड कर देंगे। तो ये एक बड़ा कड़ा बयान था, मतलब हमारे डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर, जिसका जो पाकिस्तानी जो फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट है, जो उनका फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वहां से उनकी जो जो स्पोक्समैन है उनका नाम है जहरा बलोच, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कड़ा बयान दिया है, और वो उन्होंने कहा है कि अब इलेक्शन भारत में आने वाले हैं, और इसलिए भारत जो है इस बात को बनाना चाहता है कि तोड़ दो फोड़ दो, घर घुस के मारेंगे और हम लाइन को कंट्रोल कर लेंगे। ये सब चीजें जो हैं ये यहाँ पे भाषणबाजी चलती है, पैतरेबाजी चलती है। तो इसको जो है मतलब आप इस तरह से देखें कि अब इंडिया में इलेक्शन आ रहे हैं और पाकिस्तान का मुद्दा जो है वो सामने आएगा। तो उसके ऊपर उन्होंने कड़ी वार्निंग दी है जहरा बलोच ने कि आप ये ना समझें कि पाकिस्तान कमजोर है और अपनी अपनी मतलब जो उनकी टेरिटरी है उसको की हिफाजत कर सकता है। तो ये मैं आपको, ये तो खबर है, अब इसकी एनालिसिस में आपको ये बताना चाह रहा था कि देखिए कारगिल तो हो गया मुशर्रफ के टाइम में, उसके बाद मुशर्रफ साहब जो है वो हिंदुस्तान में भी आए, वाजपेयी साहब से मुलाकात भी हुई, उस टाइम एक इनफॉर्मल समझौता भी हुआ कि अब कारगिल को इंडिया भी भूल जाए और पाकिस्तान भी भूल जाए, और आगे जो है वो एक मतलब रास्ता निकाले जिससे मिल बैठ के बात होगी। अब बात यहाँ पे यह है कि वो एक पीरियड था जहां पे इंडिया भी जो है वो कारगिल को ऊपर मतलब हेडलाइंस पे लेके आना नहीं चाहती, लेकिन अब जो है राजनाथ सिंह का जो बयान आया है और इसके बाद पूरे हिंदुस्तान में कारगिल दिवस मनाया गया, हर जगह जो है वहां पे मतलब एक इवेंट हुआ पूरे हिंदुस्तान में। तो ये जो संकेत दे रहा है, ये संकेत दे रहा है, ये कन्फ्लिक्ट का संकेत दे रहा है। इंडिया जो है झगड़े को ऊपर उठाना चाहती है, झगड़े को नीचे गिराना नहीं चाहती है। और ये सब जो मुद्दे हैं, कारगिल तो हो गया, वो तो 1999 में हो गया था, 98-99 की बात थी। आज कारगिल को हुए भी 20-25 साल हो गए, 20-22 साल हो गए। तो अब इसमें जो है उसी मुद्दे को फिर से उठा के लाना, तो इसका तो सिर्फ इलेक्शन ही, इलेक्ट्रोल ही गेन है ना, और तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। इंडिया तो पाकिस्तान को अटैक करेगी नहीं, तो ये किस लिए इन्होंने ये भाषण दिया था? वो सिर्फ अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये बताने के लिए कि हम जो है मतलब ऐसा कर सकते हैं, उधर से रिएक्शन भी आ गया। तो यही है इसका पूरा किस्सा, और इसके आगे इसका सैयद अली मुश्तबा साहब, यहाँ मतलब दिल्ली में और देश में, भारत में बहुत से पत्रकार हैं जो गोदी मीडिया में नहीं है, जो गोदी मीडिया से अलग होकर के यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या इस तरह की जो आजाद स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं। उनका भी ये कहना है कि हो सकता है मोदी जी कोई बालाकोट जैसा कुछ कर लें, कोई चीज ऐसी हो जाए जिससे इलेक्शन जीत सकें। तो वो तकरीबन उसी लाइन पर है जो बात आप बता रहे हैं कि ये इलेक्शन जीतने के लिए हरबे के तौर पर
इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं जानना चाहता हूं अफगानिस्तान में क्या कुछ है। देखिए, अमेरिका की कहानी बड़ी दिलचस्प है। अमेरिका ने 2001 में 9/11 के बहाने से अफगानिस्तान पर हमला किया, उस वक्त तालिबान की हुकूमत को हटाया, और फिर अब 2021 में आते आते फिर वो वापस चले गए और फिर उन्होंने तालिबान की सरकार कायम कर दी। यानी एक विशेष सर्कल है जो बार बार एक ही दुश्मन को कभी दोस्त बनाते हैं, कभी दुश्मन बनाते हैं, और बहाने से वो यहाँ आकर के अपनी फौजी मौजूदगी और अपना जो ज्योग्राफिकल जो एडवांटेज इस इलाके में है, क्योंकि अफगानिस्तान के नजदीक उसका नजदीक तरीन दुश्मन रूस, चीन, ईरान, ये सब है। अब ये लिथियम वाली कहानी क्या है? क्या इसके बहाने फिर अमेरिका आना चाहता है? क्या कुछ है? देखिए, ये खबर जो है वो तो अफगानिस्तान से निकल के आ रही है, और वो खबर ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जो है $3 ट्रिलियन के बराबर जो है उनके यहाँ छप्पा डेरा एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि किनार प्रोविंस में है अफगानिस्तान के। वहां पे ये लिथियम रिजर्व पाया जा रहा है, और लिथियम की जो वैल्यू है वो 40% एवरी ईयर बढ़ रही है। और लिथियम को, हमारे दर्शकों को ये मैं बता दूं कि लिथियम जो है वो इस्तेमाल होता है बैटरी बनाने में। और अब जो इलेक्ट्रिकल कार आएगी या इलेक्ट्रिकल स्कूटर आएगा या मोटरसाइकिल आएगा, ये सारी चीजें जो है वो लिथियम के बनाए हुए बैटरी से चलेंगी। और पूरी दुनिया में जो है अब पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंस जो है वो गाड़ी के ऊपर वो खत्म होने वाली है, और सारी चीजें जो है वो इलेक्ट्रिकल बाइक होगा, इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल होगा, इलेक्ट्रिकल कार होगा, तो उसमें लिथियम की जरूरत होगी। अब ये लिथियम जो है वो अफगानिस्तान में है। अमेरिका का जो अभी मौकिफ है वो ये है कि हमने तो अभी अफगानिस्तान को छोड़ा नहीं है, और अब अमेरिका चलते हैं हम लोग। तो अमेरिका में एक बहुत बड़ा, मतलब एक ग्रुप है या एक लॉबी ग्रुप है जो कि ये कह रहा है कि अफगानिस्तान के लिथियम को अमेरिका एक्सप्लॉइट करे, ना कि कोई और एक्सप्लॉइट करे। उसके लिए उन्होंने वहां पे एक मंसूबाबंदी बन रही है कि 2001 में जो 9/11 की वजह से अलकायदा और तरह तरह के लोगों की वजह से उन्होंने इन्वेट किया था अफगानिस्तान को, कि हम अफगानिस्तान को वॉर और टेररिज्म कर रहे हैं, और वॉर और टेररिज्म की वजह से अमेरिका फिजिकली गया था। अब वहां अमेरिका में एक मंसूबा बन रही है कि टू सेव द प्लैनेट, इसके लिए अब इस प्रिटेक्स्ट पे हम जो है अफगानिस्तान को इन्वेट करें, और वहां जहां वो डेरा, वो छप्पा डेरा है, वहां जाके बैठ जाए और उसको एक्सप्लॉइट करें, उनके लिथियम को। अब इसमें क्या है कि तालिबान की हुकूमत के लिए यह है कि बाहर से फंडिंग उनकी बंद हो गई है। अमेरिका ने उनकी सारी फंडिंग फ्रीज कर दी है, कहीं से कोई पैसे नहीं आ रहे हैं। चाइना जो है वो इंटर हो गया है अफगानिस्तान में। उनके 100 से लेके 1000 बिजनेसमैन जो हैं वो काबुल के होटलों में रह रहे हैं, और उनका यही काम है, वो जा रहे हैं देखने के लिए लिथियम रिजर्व को। और ये लोग ये चाहते हैं, जो चाइनीज बिजनेसमैन है, कि हमें जो है वो, मतलब ये अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो हमें ये अपॉर्चुनिटी दे या हमें कॉन्ट्रैक्ट दे, ताकि हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकें। तो अभी जो है ये जो बातें हैं ये चल रही हैं, और इस बात में यह है कि अमेरिका वो चाइना को मतलब अलाउ नहीं कर सकता है। और तालिबान जो है उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, उन्हें पैसे चाहिए, और चाइना जो है वो पहले बैंक रोल देना चाहता है कि आप अपने इकोनॉमी को सुधारने के लिए, ये करने के लिए इतने पैसे आप ले लें हमसे एडवांस, अच्छा, और हमें दे दो। मुश्तबा साहब, देखिए, तालिबान की एक तरफ तो कई बार ये शक होता है कि उन्होंने जिस तरह से दोहा में ज़ल्मे खलीलजाद के साथ बंद कमरे में बातें की अमरीकी फौजों की वापसी से पहले, तो उससे ऐसा लग रहा था, और अब भी कभी कभी महसूस होता है कि तालिबान के साथ अमरीका की अंडरस्टैंडिंग है। चूंकि आपको याद होगा कि अमेरिका ने दावा किया कि काबुल में अलकायदा के लीडर को उन्होंने अपने ड्रोन के जरिए मारा, जो उसके जवाहिरी को। तो इसका मतलब अमेरिकी ड्रोन्स वहां पर घूमते हैं, ये एक तरह से सबूत के तौर पर सामने आया। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान की सरकार, जो अब तक भी एक्टिंग गवर्नमेंट कहलाई जाती है, उसका चीन के साथ नजदीकी उसकी, जैसा कि आपने कहा कि काबुल में होटलों में चीन के कारोबारी लोग रह रहे हैं,
एक और खबर थी जो कुछ महीने पहले आई थी कि ईरान अफगानिस्तान के हेरात शहर, जो ईरान बॉर्डर के बहुत नजदीक है, वहां से चीन को कनेक्ट करने वाली रेलवे लाइन बना रहा है अफगानिस्तान के अंदर। तो एक तरह से ईरान और चीन ये दोनों अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 हैं। उनके साथ तालिबान के ताल्लुकात नजर आते हैं। लिथियम के सिलसिले में आपने बता दिया। अब आपको अब तक के तालिबान के बिहेवियर पर और उसके साथ साथ अमेरिका की तरफ से उनके फंड्स फ्रीज होने की को देखते हुए अब आपको क्या लगता है कि तालिबान किस तरफ जाएंगे, क्या है? देखिए, ये जो है ये अनफोल्डिंग स्टोरी है। इसको मैं कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूं कि कहां जाएगा। देखिए, मेन जो चीज है वो अफगानिस्तान है। वहां पे अभी तालिबान की हुकूमत है। तालिबान जो है उन्हें अपनी कंट्री संभालनी है, उन्हें पैसे की जरूरत है। अमेरिका उन्हें पैसे दे नहीं रहा है, उनकी फंडिंग जो है उसको रोक दिया है उसने। अभी जो है वो दोहा में तालिबान की ऑफिस खुली हुई है आज के डेट में भी, और उनके वहां के स्पोक्समैन है शाहीन, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो शाहीन है। उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है कल या परसों, जिसमें उन्होंने यूनाइटेड नेशन को अपील किया है कि हमारे लोगों को, आप उनको ट्रैवल परमिट नहीं है, वो पाकिस्तान में भी नहीं जा सकते जबकि यूनाइटेड नेशन उन्हें परमिट नहीं दे दे कि आप ट्रैवल कर सकते। तो वो ट्रैवल परमिट के लिए उन्होंने यूनाइटेड नेशन से अपील की है कि हमें तो अब बंद किया हुआ अफगानिस्तान में, हमें तो और दूसरे मुल्कों में जाना है, तो उसके लिए आप जो है हमें ट्रैवल परमिट की आज़ादी दें। और इस पर हर ट्रैवल के लिए हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमको पूछना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा। तो ये अनाउंसमेंट अभी 2-3 दिन पहले वो मतलब उन्होंने किया था। जो तालिबान के स्पोक्समैन हैं वो बहुत पुराने हैं, शाहीन उनका पूरा नाम जो है मैं भूल रहा हूँ। जी तो ये सब चीजें, जी, तो ये सब चीजें जो हैं वो चल रही हैं। और ये सब चीजें जो हैं कहाँ जाके रुकेंगी? अमेरिका आ जाएगा अफगानिस्तान में, या चाइना आकर करके वो लिथियम को एक्सप्लॉइट करेगा? क्योंकि एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि अफगानिस्तान के पास पैसा नहीं है और इंटरनेशनल हुकूमत जो उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, उनको उनकी फ्रीज को फंड किए हुए है, तो वो कहाँ से वो करेंगे? और इसी हवाले से एक चीज और बता दूं कि जब वो अमेरिकन फौज का विड्रॉल हुआ था, उससे पहले 2 हफ्ता पहले एक डेलीगेशन चाइना गया था तालिबान का, विथ ड्यू परमिट। उस टाइम तक तालिबान सरकार थी भी नहीं थी, लेकिन वो तालिबान के जो लोग थे वो लोग गए थे बाकायदा, और उनकी बीजिंग में मीटिंग हुई थी। और उस वक्त भी ये खबर होके आई थी कि अफगानिस्तान जो है वो बीजिंग को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता है। उसमें 2-3 बातें हुई थी। वो BRI का जो मैटर है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया जाना है, उसकी बातचीत हुई थी। और ये लिथियम के एक्सप्लॉयटेशन की भी बात हुई थी, जिस पर कुछ बातें हुई होंगी मतलब क्लोज डोर में, लेकिन क्या संधि हुई क्या नहीं हुई, उसी का फॉलो अप है ये स्टोरी। और ये स्टोरी जो है वो अभी बहुत अनफोल्डिंग है कि क्या इसको कहाँ जाएगा, कहाँ खत्म होगा, कहाँ जाके रुकेगा। चाइना उसको एक्सप्लॉइट करेगा, हो सकता है कि इंडिया भी आ जाए उसमें और पाकिस्तान भी आ जाए। अच्छा, पिछले दिनों अमेरिका की तरफ से तालिबान सरकार की तारीफ सुनी गई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि तालिबान ने अफगानिस्तान की सिक्योरिटी को बहुत अच्छे से संभाल लिया है और वहां टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, ISIS नहीं है। वो उस तरह के बयान आने का इशारा तो एक ऐसा लग रहा था कि अमेरिका के और तालिबान के बीच में ताल्लुकात कुछ बेहतर हो रहे हैं। जी, ये तो है ही है। देखिए, यहाँ पे जो है वो ये कहने का मतलब है कि अमेरिका भी जो है वो अभी फुल कंट्रोल में नहीं है अफगानिस्तान के, और जो अमेरिका कहेगा वो अफगानिस्तान हो सकता कि ना करे, क्योंकि अफगानिस्तान के जो अपने शर्त हैं, पहला शर्त है कि हमारे गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कीजिए, हमारे कॉन्सुलेट सारे मुल्क में बहाल कीजिए, और हमें जो है वो अपने फंड्स रिलीज कीजिए। अमेरिका जो है वो ये चाह रहा है कि इन सब के बिना हम अफगानिस्तान को प्रेशर देते रहें कि आप ह्यूमन राइट्स को ये कीजिए, और नदर्न अलायंस और जो उनकी इंक्लूसिव सरकार है वो बनाइए, और उसके बाद जो है टेररिज्म को कंट्रोल कीजिए, और उसके बाद पॉपी को कंट्रोल कीजिए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो तो अमेरिका के का प्रेशर है। अब अफगानिस्तान के साथ ये है कि वो अमेरिका की तरफ जाए या चाइना की तरफ जाए। चाइना की तरफ जाएगा तो अमेरिका उसको स्वीकार नहीं करेगा,
तो अमेरिका तो को तो कुछ ना कुछ कंसेशन देना ही पड़ेगा, या तो उनके फंड रिलीज करे या तो फिर उनको रिकॉग्नाइज करे। ये दोनों चीजें अगर वो कर देता है तो अफगानिस्तान अमेरिका के कैंप में चला जाएगा, फिर वो उनको लिथियम देगा। तो ये अभी कॉम्प्लेक्स इशू है। लेकिन अमेरिका की एक बड़ी मुश्किल होती है। हालांकि अमेरिकन कहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से आगे चलती है, और कोई भी ना परमानेंट दोस्त है ना परमानेंट दुश्मन है, तो वो पूरी तरह से अपने नफे नुकसान को देख करके चलते हैं। इसके अलावा जो, लेकिन साथ साथ जो उनके यहाँ से प्रोपेगेंडा जो होता है, जिसमें जिसको चाहते हैं वो दुश्मन बना करके पेश करते हैं, जिसको चाहते हैं वो दोस्त बना करके पेश करते हैं, जो अपने दुश्मन को टेररिस्ट कहते हैं, वो उनका अपना तरीका है। वो मिडिल ईस्ट में भी नजर आता है और दूसरी जगहों पर भी। ऐसी हालत में अमेरिका अपनी पॉलिसी को रीएडजस्ट करने का जो उसका हुनर है, क्या आपको लगता है तालिबान को फिर से एक दोस्त के तौर पर वो प्रोजेक्ट कर पाएंगे, क्या है? जी, मुझे तो बिल्कुल यही लग रहा है, क्योंकि अब अमेरिका के पास दूसरा कोई चारा नहीं है कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को वो रिकॉग्नाइज करे और उनकी फंड को जो है वो रिलीज करे। जब ये दोनों शर्तें वो मान लेगा तो तालिबान फिर क्लोज हो जाएगा अमेरिका से। और ये दोनों शर्तों के ऊपर अगर वो अड़ा रहेगा कि हम नहीं मानेंगे आपको, और आपको जो है हम अभी उनके उनके कोई इडोआ एक जगह है, वहां से कोई सेनेटर वगैरह जो है उन्होंने बयान दिया है कि तालिबान जो है वो अफगानिस्तान जो है वो बैंडिट स्टेट है। चोरों के मतलब लुटेरों का, चोरों का, बैंडिट का मतलब यही होता है बिल्कुल कि वो डाकुओं उसका का, वो डाकुओं की कंट्री, बिल्कुल। डाकुओं की कंट्री है। तो वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। तो ये सब पैतरेबाजी भी चल रही है। और मुझे जहां तक, अगर मतलब किस करवट ऊंट बैठेगा ये तो अभी मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन जो करवट हमें समझ में आ रहा है कि अमेरिका जो है अफगानिस्तान को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। और अमेरिका जो है वो, एक चीज और मैं बता दूं, मैं अमेरिका में रह चुका हूं, आप भी जा चुके हैं। अमेरिका जो है पूरा का पूरा अमेरिका जो है वो पेट्रोल पे चलता है। उनकी गाड़ियां जो है वो पेट्रोल पे चलती हैं। अब वो रिप्लेस होंगी बैटरी के ऊपर, तो बैटरी कहां से बनेगी? तो ये तो वाइटल इंटरेस्ट है, और थ्री ट्रिलियन डॉलर का वहां पे सौदा है। अच्छा तो अच्छा अच्छा अमेरिका, अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा मैं हटके एक सवाल कर रहा हूं। अमेरिका जिस मुल्क में चाहता है वहां के नेचुरल रिसोर्सेज लूटने का कोई ना कोई बहाना बना लेता है। अब इतने लंबे अरसे से मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब खास तौर पर, उससे उसने कितना नेचुरल रिसोर्सेज लूटा है। कभी वो ईरान से डरा करके, कभी हथियार बेच करके, कभी किसी रास्ते से, कभी किसी रास्ते से, यानी वो टारगेट बनाता है और फिर उसको किसी भी तरह से हासिल करने की कोशिश करता है। अब अफगानिस्तान का लिथियम उसकी नजर में आ गया कि ये किसी और के हाथ से नहीं चढ़ना चाहिए। बिल्कुल ऐसे जैसे वो बिल्ली होती है ना, पंजा मारती है और अपना लेकर के चले जाती है शिकार को, ऐसा नजर आ रहा है अमेरिका। तो आपको क्या लगता है कि तालिबान इतनी सादगी से, जो कुछ चाइना के साथ बातें हो चुकी हैं, जो कुछ ईरान के साथ बातें हो चुकी हैं, उस सबको वो भुला करके अमेरिका के पंजे में आ जाएगा? जी बिल्कुल आ जाएगा। इसलिए आ जाएगा कि दोहा में जो बातें हुई हैं, तो अमेरिका ने तो तालिबान को बैठाया है, चाइना ने तो नहीं बैठाया है। तो अमेरिका की और तालिबान की तो पहले से अंडरस्टैंडिंग है, उसी अंडरस्टैंडिंग को अब वो कंटिन्यू करेंगे तालिबान। चाइना तो बाद में इसलिए आ रहा है कि उनको पैसे की जरूरत है अफगानिस्तान के, और उनके सारे जो स्रोत रहे पैसे के वो वेस्टर्न ममालिक में है और अमेरिका के पास है। उन्होंने फंड फ्रीज किए हुए हैं, और उन्होंने आईएमएफ बंद कर दिया है, वर्ल्ड बैंक बंद कर दिया है। तो इसके लिए उनके पास क्या विकल्प है? वो तो चाइना के पास जाएंगे। देखिए, अब मैं जी चलता हूँ अगली स्टोरी पर। जो नेपाल और भारत के बीच में क्या कुछ है, ये फौजियों की भर्ती होना, भर्ती नहीं होना, क्या कुछ है? क्या भारत इतनी आसानी से, कोई जो एग्रीमेंट था जो मुल्क की आजादी से अब तक चल रहा था कि नेपाल के गोरखों की बाकायदा रेजिमेंट होती थी और उनको बाकायदा, भारत और नेपाल के बीच में बहुत सी ऐसी संधियां हैं, मिसाल के तौर पर बगैर वीजा, बगैर पासपोर्ट के एक दूसरे मुल्कों में जा सकते हैं। उसके अलावा एक दूसरे मुल्कों में काम कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। इस किस्म की आजादी है दोनों तरफ के लोगों को। तो अभी
भारत सरकार ने नेपाल के इन फौज में भर्ती होने वालों को इनकार कर दिया, क्या कुछ है खबर? जी देखिए, इसमें मैं एक चीज अपनी बात आपको कहूंगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये गवर्नमेंट लेवल पर, ऑफिशियल लेवल पर डिक्लेयर गेजेट इसका नहीं हुआ, लेकिन अनऑफिशियल लेवल पे पत्रकार लोग और मीडिया लोग इस खबर को लेके आ रहे हैं कि अब जो है वो नेपाली सिटीजन की, देखिए नेपाली सिटीजन जो वो हैं जो नेपाल के नागरिक हैं, उनका अपना आधार कार्ड है और उनका अपना आता पता जो है नेपाल में है, उनकी भर्ती इंडियन फौज में नहीं होगी। अब इंडिया जो है उनको इंडियन फौज में भर्ती नहीं करेगा जो गोरखा रेजिमेंट है, और हो सकता है कि जो इंडियन नेपाली हैं, जो इंडियन सिटीजन है और नेपाली ओरिजिन है, उनको तो कोई परेशानी नहीं है इस दिक्कत। लेकिन यहाँ पे जो नेपाली लोग हैं, वहाँ गांव लोग जो हैं, सेंचुरीज से उनके लोग जो हैं वो भारतीय फौज में, ब्रिटिश फौज में, इंडियन फौज में वो थे। अब वहाँ की ये सब रिक्रूटमेंट ग्राउंड है, अगर आप हरियाणा और पंजाब में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि उनके 8-8 पीढ़ी लोग जो है वो आर्मी में ही सर्व कर रहे हैं, इंडियन आर्मी में। तो उसी तरह से नेपाल के जो विलेजेस हैं वहां भी जो है यही चला आ रहा था कि एक रिटायर होता है तो दूसरा जाकर के भारत के फौज में हो जाता है, अब यहाँ उसकी बहाली हो जाती है और वो यहाँ सर्व करता है, उसके बाद उसकी जो पेंशन होती है। लेकिन अब जो खबर है कि इंडिया जो है नेपाल के सिटीजन को वो इंडियन आर्मी में जगह नहीं देगा, उसकी रिक्रूटमेंट नहीं होगी। अब ये जो चीज है ये 1950 के संधि के तहत हो रही थी, तो उनकी रिक्रूटमेंट हो रही थी। अब इंडिया जो है इससे पीछे जब जाएगा तो फिर तो इंडिया और नेपाल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आगे बढ़ जाएगा। अभी प्रचंड साहब आए थे यहाँ पे, उन्होंने कोई मुंह नहीं खोला इसके बारे में, और ना ही इंडिया ने उनको कहा कि हम अब से पहले नेपाल से वो मुखालिफत आ रही थी कि हम अग्निवीर के तहत 4 साल के लिए भर्ती नहीं होना चाहते, हम तो उसी तरह से भर्ती होना चाहते हैं जैसे पहले पूरा टेन्योर होता था। तो अब भारत ने उनसे तो एक तरह से, अगर अनऑफिशियल भी है, तैयारी अगर ऐसी है तो एक तरह से उनका ऐतराज तो उन्होंने खत्म कर दिया कि हम आपको भर्ती ही नहीं करेंगे। क्या भारत में जी तो अभी आपको आने वाले वक्त में क्या लगता है, जो भारत के जो खुद फौजी भर्ती होने वाले थे और उन्होंने बड़े ऐतराज किए थे, बड़े प्रोटेस्ट किए थे, वो तो लगता है कि वो एडजस्ट होगा एक तरह से अपनी भारत सरकार की जो अग्निवीर पॉलिसी है, जो स्कीम है, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। क्या आपको लगता है कि वो बहुत ही स्मूथ चलने वाली है? नहीं, देखिए यहाँ पे नेपाल की जो बात है, तो अब नेपाल के अंदर तो एंटी भारत की फीलिंग होगी ना कि आपने हमारी रोजी मार दी, हमें रिक्रूटमेंट ना करके हमें जो है मतलब जॉब से ही वंचित कर दिया। तो इसका जो डायरेक्ट रिएक्शन है वो फैमिली मेंबर्स पे और उनके जो लोग हैं उनके ऊपर वो होगा, वो तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स ग्रो करेगी वहां पे। तो वहां पे जब ये प्रचंड आ रहे थे उस टाइम भी वहां पे मीडिया में और बहुत सारी चीजों में ये चर्चा हो रही थी और कहा जा रहा था प्रचंड को कि इसके ऊपर आप क्लैरिफिकेशन ले, भारत सरकार का क्या रवैया है। ना ही प्रचंड ने इंडिया में किसी से बात की, डिफेंस मिनिस्टर से या जिससे भी, और ना ही इंडियन गवर्नमेंट ने आज तक इसके ऊपर कोई कमेंट किया है कि हम उनको नहीं लेंगे या उनको लेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये अभी यहीं तक है, और क्योंकि जब उन्होंने 4 साल का लगा दिया था कि अब 4 साल की, तो उसको नेपाल ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि वो आपके सिटीजन के लिए है, हम तो मतलब वो 1950 की संधि के हिसाब से चल रहे हैं। तो ये अभी जो है, लेकिन इसका अल्टीमेटली जो इफेक्ट पड़ेगा वो नेपाली फैमिलीज पे पड़ेगा और नेपाल के जो लोग इससे जुड़े हुए थे उनके ऊपर पड़ेगा, और उसके बाद जो है वहाँ एंटी इंडिया फीलिंग होगी, ग्रो करेगी। क्योंकि नेपाल के अंदर भी जो है वो ऐसा तो नहीं है कि वो सब लोग जो है प्रो इंडियन है। जी और वहाँ जिस तरह से इस तरह इत्तलात भी आ रही हैं कि चीन भी वहाँ काफी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। जी अभी मैं आपको आपके प्रोग्राम से बता दूं कि आज के दिन जो है वो चाइना का जो पॉलिट ब्यूरो है उसके कुछ मेंबर के डेलीगेशन वो लेकर के वो काठमांडू आए हुए हैं, और काठमांडू में वो जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की है वो काठमांडू में बैठी हुई है। और अभी जो उनका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो है वो 10 एनिवर्सरी हो रहा है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का।
और उसके तहत उन्होंने 5 प्रोग्राम जो हैं चाइनीज गवर्नमेंट ने नेपाल में इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें उसमें इंटरटेनमेंट है, इन्हांसमेंट है, और उसके बाद एजुकेशन है। वो चाइनीज वो नेपाली को जो है वो चाइना में पढ़ाने के लिए एडमिशन करवाएंगे। तो 5 प्रोग्राम जो है वो लेके आए हैं, जो कि उनके मतलब पब्लिक के लेवल पर वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और हर गांव में हर शहर में वो 5 प्रोग्राम है। इन्हांसमेंट है, एनरिचमेंट है, वो ई से चल रहा है, सब एंट है, उसमें इंटरटेनमेंट है, और क्या क्या है वो पांचों प्रोग्राम जो है उनके, वो पूरी लिस्ट है, 5 प्रोग्राम आप देख लीजिएगा। तो ये 5 प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट करने आ रहे हैं, और इसका मंशा यही है कि वो नेपाल को चाइना की तरफ लेके जा रहे हैं। जी जी जी। वो अच्छा, नेपाल की ज्योग्राफियाई जो सूरत हाल है, जो लोकेशन है, वो ऐसी है कि उसका समंदर तो है नहीं उसके कहीं किनारे पर, इसलिए वो किसी ना किसी पड़ोसी के साथ तो जुड़े रहना उसकी जरूरत भी है। और भारत और चीन के बीच में उसकी लोकेशन है, तो उसके साथ सामने हमेशा वही 2 ऑप्शंस रहती हैं, और शायद दोनों तरफ वो बहुत ही बैलेंस गेम के तौर पर वो खेलता रहता है और अपनी जरूरतें पूरी करता रहता है। जी, आप कुछ कहने वाले? जी, इसी खबर के साथ एक और खबर है कि अभी एक डेलीगेशन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की आई हुई है भारत के अंदर, जो कि बीजेपी के इनिशिएटिव से आई। बीजेपी ने जो है उनको मतलब न्योता दिया है कि आप आए, और उसका टाइटल है नो द बीजेपी। उसका टाइटल है नो द बीजेपी। नो, ये नहीं कह रहा कि नो द इंडिया या नो द भारत, कि भारत को समझिए और समझिए। उन्होंने बुलाया है बीजेपी वाले ने कि बीजेपी पार्टी क्या है और क्या करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, इसको समझने के लिए आप डेलीगेशन आए। तो उनके एक डेलीगेशन अभी भारत के अंदर है, जो कि ये बीजेपी वाले उसको लेकर के उत्तराखंड गए, और वहां लेपू लेक और काला पानी ये सब जगह उनको दिखा रहे हैं, और उन्हें अभी मतलब पूरे भारत में वो घुमाना चाह रहे हैं। और ये एक प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, जो कि एक पैरेलल चल रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वो बैठी है काठमांडू में, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो है वो आई हुई है भारत में। वो बीजेपी को समझना चाहती है, बीजेपी को परखना चाहती है। अब ये सब जो जो खेल है या ये सब जो चीजें हैं, इनका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है कि अपनी कम्युनिस्ट पार्टी क्या अपना असर लेके जाएगी वहां। तो यहाँ जो उन्होंने बुलाया है बीजेपी वालों ने, वो इसलिए बुलाया है कि आप भारत के संग रहिए, भारत के साथ रहिए, ना कि आप चाइना की तरफ जाइए। हाँ, लेकिन ये मुस्तफा साहब, आरएसएस के लोग जो मनुस्मृति पर यकीन रखते हैं, एक जमाने में जब हिंदू राष्ट्र था नेपाल, तो नेपाल को आइडियल मुल्क के तौर पर देखते थे, और ये भी कहा जाता है कि उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे आरएसएस लेवल पर। तो अब वो फिर से एक ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र, शायद ऐसा है कि हम हिंदू राष्ट्र की तैयारी कर रहे हैं, आप हमें आकर के समझो, और आप तो थका गए हिंदू राष्ट्र से, शायद हम इम्प्लीमेंट कर सकें। बड़ी अजीब सी सूरत हाल है ऐसे वक्त में, जबकि भारत में अपोजिशन ने एक बड़ा अलायंस बना लिया है, उसके बाद जो घबराहट है उसमें क्या क्या करेगी बीजेपी नहीं मालूम। जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं एक लास्ट बात में कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि नेपाल के किसी बड़े ओहदेदार या बड़े नेता या बड़े कोई ये थे, उनका एक स्टेटमेंट था, मैं उनका वीडियो देख रहा था, नाम उनसे निकल रही थी। उन्होंने कहा कि हमने हिंदू राष्ट्र का एक्सपेरिमेंट जो है एक बहुत लंबे अरसे से किया हुआ है, और उसमें राजशाही थी, और उसके बाद जो है राजशाही और हिंदू राष्ट्र उस टाइम था, लेकिन उससे हमें ये निचोड़ मिला कि हमारे नेपाल का कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ हिंदू राष्ट्र का के नाम से। तो हमने इंडिया को देख करके इसको एक डेमोक्रेसी बना ली, इसको प्रजातंत्र बना लिया, और हमने समझा कि हिंदू राष्ट्र में कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, प्रजातंत्र में हमारा डेवलपमेंट होगा। तो हम जो है अब प्रजातंत्र के अंदर जो है नेपाल का डेवलपमेंट कर रहे हैं। इंडिया जो है वो रिवर्स हो रही है, प्रजातंत्र से वो जो है वो हिंदू राष्ट्र में। और हम लोग का जो कंक्लूजन है कि हिंदू राष्ट्र से कोई डेवलपमेंट हमने तो नहीं देखा, वहां पे नेपालियों ने तो नहीं देखा। तो इंडिया जो है वो तो पीछे जा रही है। ये मैं आपको ऐड करना चाह रहा हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही उन तजर्बात का जिक्र किया। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इत्तेफाक से आप भी चेन्नई में नहीं हैं और मैं भी दिल्ली में नहीं हूं, लेकिन हम अपने दर्शकों तक बात जरूर पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
पाबंदी के साथ अपने प्रोग्राम्स लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं आपको कैसा लगा प्रोग्राम। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।